एक्सटर्नल क्वालिटी को आपका काफी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। एक्सटर्नल आप बता सकते हो को किस चीज को ज्यादा फॉलो करना होता है, वहां पे कितने घंटे में अपने पेशेंट की रिपोर्ट रिलीज करनी होती है। तो मुझे बताएं कि आपकी टाइमिंग कितनी होती है, कितने घंटे ड्यूटी करते हो, कैसे बैचेस रन करते हो आप। ये बताएं कि कितनी वैसे बेसिक सैलरी यहाँ पे आजकल मार्केट में जो है आपके हिसाब से मतलब ये है कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है और अच्छे हॉस्पिटल में आपको जॉब भी मिल सकती है। इवन की गवर्नमेंट में भी आप अप्लाई करते हो वहां पे भी चांसेस होते हैं। इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें टॉपिक को आपने कवर करना है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग होते हैं ना जो अपने सीवी में बहुत ज्यादा चीजें ऐड कर देते हैं और उनको पता नहीं होता उन चीजों का। जिस काम में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, अगर लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, तो अपने काम से प्यार करो, मोहब्बत करो, पैशन की तरह उस चीज को। जब सिलेक्शन होती है तो आपको ऑफर लेटर दिया जाता है और एक जो चीज है वीजा हमेशा हॉस्पिटल की तरफ से या लेबोरेटरी की तरफ से फ्री दिया जाता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। कैलिब्रेशन लगाते हैं। अच्छा, कैलिब्रेशन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्वालिटी कंट्रोल दोबारा लगाते हो कि नॉर्मल हो गया कि नहीं। हाँ, फिर दोबारा से उसको रीरन कर देते हैं। रीरन कर तो देते फिर चेक कर लेते हैं कि किस जगह पे। जी जी, थोड़ा सा आप एक्सटर्नल क्वालिटी को एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल आप लोग वहां लगाते थे किसी लैब में, दूसरे लैब में बेचते थे, या जो यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं आपको जो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल बेचती हैं, आप लोगों ने वो वहाँ पे क्या तरीकाकार होता है, वो रन करते हो, अपने लैब में रन करने होते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं वो वापस उसी कंपनी को वापस भेजते हैं, वो अपनी मशीनों से वो सैंपल को पहले रन किया होता है जो आपको भेजा होता है, तो वो उसको मैचिंग करते हैं जिस तरह ISO होता है। तो वो चीज के बारे में बताएं कि वो किस तरह प्रोसीजर आप लोग फॉलो करते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल जो होता है ना, जो हम बाहर से मंगवाते हैं, कंपनी या सैंपल आते हैं, सैंपल देती हैं, सैंपल लेते हैं, उसके साथ एक रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट होता है, तो फिर इसी सैंपल को हम अपनी मशीनों से रन कर लेते। तो इसके बाद फिर हम दोनों की कंपैरिजन करते हैं कि इसमें कितनी डिफरेंस है, कितनी मैचिंग आ रही है। इसके बाद ही फिर आगे हम फर्दर जाते हैं। और क्या चीजें होती है जो कि आप बता सकते हो को किस चीज को ज्यादा फॉलो करना होता है वहाँ पे, ये जरा बता दें। मतलब लेबोरेटरी के अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो आप कहते हो कि यार इसको सबसे सख्ती से फॉलो करना चाहिए वहाँ, मतलब पेशेंट और रिपोर्ट रिलीज करने का टाइम है वो कितना होता है, कितने घंटे में अपने पेशेंट की रिपोर्ट रिलीज करनी होती है, अगर कोई सैंपल होता है, अगर कोई किसी की शुगर हाई है, कोई क्रिटिकल वैल्यू है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करते हो, उसको जरा। रिजल्ट जो होता है ना, हाई आता है ना या लो आ जाता है, तो फिर इसको हम पहले इसको रीरन कर देते हैं, रीरन करते हैं। ऐसा न हो कि हमारी मशीन में कोई मिस्टेक है या उस रिएजेंट में कोई एरर हो। इसके बाद भी अगर कम या ज्यादा आ रहा है तो हम इसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं। अच्छा, क्लिनिकल हिस्ट्री ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल हिस्ट्री लेना, क्योंकि ये आपके जो रिपोर्ट में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर उनको वो इश्यू है और 2 दफा रिजल्ट आ जाए तो आपको कंफर्म हो जाता है। उसके बाद क्या करते थे, अपने सीनियर को बताते थे, पैथोलॉजिस्ट को बताते थे, या किसको बताते थे अगर क्रिटिकल इशू है? अगर इस तरह इशू आ रहा है तो फिर हमारा जो पैथोलॉजिस्ट होता है हम उसी के साथ डिस्कस करते हो, पहले उसको बताते हो अर्जेंटली। फिर उसको जो क्लिनिक होता है, हॉस्पिटल होता है, उसी जो पेशेंट होता है उसको हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि आया आप में ये हमारे पास इस तरह रिजल्ट आ रहा है जी, तो यही रिजल्ट है, आपको कोई डिजीज़ है इस तरह, अगर उसकी तरफ से हाँ आता है तो फिर इसके बाद ही हम रिपोर्ट देते हैं। ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़बरदस्त। हाँ, एक चीज़ ये भी होती है कि आप जब भी, जो कि मैं आप लोगों को ऐड करता चाहूँगा, जब भी फॉर एग्जांपल कोई क्रिटिकल वैल्यू आती है, शुगर 800 आ रही है, 600 आ रही है, या कोई यूरिया है, क्रिएटिनिन ज़्यादा है, या कोई इस तरह की और वैल्यू है, तो सबसे पहले जब आप किसी नर्स को कॉल कर रहे हो, किसी हॉस्पिटल में या उस डिपार्टमेंट में कॉल कर रहे हो, जब आपने उस पेशेंट का नाम, फाइल नंबर और एज बता दिए हैं, तो उससे एक दफ़ा सुनना होता है कि वो भी आपको करेक्ट बता दे कि उसने लिखा ठीक है, उसने फ़ोन पे ठीक लिखा हुआ है कि नहीं, मतलब उसका नाम दोबारा आपने रिपीट करना है, ये सारी चीजें रिपीट करनी होती हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। तो ये चीजें होती है, चलो ये चीजें क्लियर हो गई हैं। और एक जो चीज मुझे बताएं कि आपकी टाइमिंग कितनी होती है, कितने घंटे ड्यूटी करते हो, और सिंपल जो होते हैं मतलब किस तरह रन करते हो, ये जरा बता दें। हमारी जो ड्यूटी टाइम होती है ओवरऑल दुबई में 8 से 9 घंटे होती है। अच्छा, 8 से 9 घंटे, उसमें एक 1 घंटा जो है ना ब्रेक होती है, 1 घंटा जो खाने का ब्रेक होता है, तो 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है फिजिकली। इसमें आपकी मॉर्निंग भी लग सकती है, नाइट भी लग सकती है, इवनिंग भी लग सकती है। अच्छा, शिफ्टिंग पे होती है, शिफ्टिंग पे, और 8 घंटे होती है। नाइट जो होती है वो कितने घंटे तक होती है, 12 घंटे या 10 घंटे, क्या है ना? नाइट भी डिपेंड करता है आपकी हॉस्पिटल्स पे, लेबोरेटरी पे, कितने घंटे आपकी नाइट लगा देते हैं, लेकिन नॉर्मल जो ड्यूटी है ना वो 8 से 9 घंटे।
8 से 9 घंटे। अच्छा, दूसरा जो पेशेंट के सैंपल होते हैं वो आप जिस लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हो वो यूज नंबर है, आप कौन कौन सी डिपार्टमेंट में काम करते हो? मैं बेसिकली मॉलिक्यूलर में काम किया हुआ है, कर रहा हूँ। अच्छा, मॉलिक्यूलर में कर रहे हो, पीसीआर वगैरह में? पीसीआर में, इसके अलावा रूटीन में भी काम कर रहा हूँ। तो शिफ्ट चेंज होती रहती है, मतलब किस तरह होता है? एक महीना एक डिपार्टमेंट में, जिसकी किस तरह होता है? कुछ में ऐसा ही होता है कि आपने अगर 1 महीना या 15 दिन एक डिपार्टमेंट में काम किया तो दूसरे डिपार्टमेंट में पर आपने जाना होता है जी। या उसी में काम किया, या ऐसा भी होता है कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं कि आपने दोनों एक साथ ही मैनेज करना होता है। जब आपके पास कोई दूसरा बंदा नहीं होता ना, स्टाफ नहीं होता ना, तो आपने मॉलिक्यूलर में भी काम करना है। अच्छा। और रूटीन में भी काम करना है। ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये फिर उसी ओनर पे डिपेंड करता है कि आप इनके पास बंदे कितने हायरिंग की है ठीक हो गया। ये सारा कुछ देखना होता है। वैसे पेशेंट का जो सैंपलिंग का जो रेशियो होता है, हर टाइम बिजी रहते हो, काम का ओवरलोड रहता है क्या, किस तरह, मतलब ये बता दे जरा, कितने बैचेस रन करते हो आप? असल में ऐसा है कि दुबई में जो है ना कुछ टाइम होता है, मीन्स कुछ मंथ्स होते हैं, उसमें ज्यादा होता है काम, बहुत ज्यादा काम होता है। अच्छा, आजकल तो थोड़ा कम होगा क्योंकि गर्मी है और स्कूल के छुट्टियां हो चुकी है, तो इसी वजह से। और कुछ टाइम में जिस तरह नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपने उसी हिसाब से मैनेज करना होता है, देखना होता है। जी जी, चलो ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई आई थिंक। और एक चीज़ सवाल में रह गया है, वैसे आजकल जो है ना, जो सैलरी बार बार मैं तो बताता रहता हूँ, आप बताएं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक फ्रेश एक्सपीरियंस वाला फ्रेश आया हुआ है यहाँ पे, उसकी सैलरी कितनी होती है? लैब टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी, ये दोनों के लिए वीडियो बन रही है। ऐसा नहीं है कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, आप समझ लो ये दोनों के लिए वीडियो बन रही है। मुझे ये बताएं कि कितनी वैसे बेसिक सैलरी यहाँ पे आजकल मार्केट में जो है आपके हिसाब से लग रही है, कितना है आजकल? दुबई में ऐसा ही है कि जो फ्रेश बंदा आता है ना, तकरीबन उसकी 3500, 4000, 4500, 5000, इस तरह 5000 लग जाती हैं, 45 या ये लग जाती है, 4000, 5000 तक लग जाती है। बट डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे या लेबॉर्ट्री पे डिपेंड, क्यों कितनी छोटी। और अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लो, जिस तरह आपने 2.5 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कितनी होनी चाहिए वैसे सैलरी, मतलब कितनी होनी चाहिए? 6.7, 7,000 कितना होना चाहिए जो एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है हॉस्पिटल में? अगर किसी में जाते हो तो आपके पास यूए का एक्सपीरियंस भी है, तो कितनी सैलरी आपको ऑफर हो सकती है वैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉलिक्यूलर का काम भी करते हो, पीसीआर का एक हाई लेवल का इम्पोर्टेंट काम है, ये स्पेशल काम है, तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 7,000, 8,000 के बीच में होनी चाहिए, जी। तो मतलब ये है कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है और अच्छे हॉस्पिटल में आपको जॉब भी मिल सकती है। इवन की गवर्नमेंट में भी आप अप्लाई करते हो, वहाँ पे भी चांसेस होते हैं एक अच्छे जॉब के। तो मैं इंटरव्यू पे आऊंगा। यहाँ पे जो मेन सवाल होता है इंटरव्यू के हवाले से होता है कि इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें, टॉपिक को आपने कवर करना है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब आपने काफी ज्यादा इंटरव्यूज की हुई है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताएं, शेयर करें। जो रियली आपसे पूछे गए सवाल हैं वो बता दें। स्टार्ट से जरा इन तक बताएं कि कौन कौन कहाँ से शुरू करते हैं, आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, क्या क्या बताते हो जरा बताएं। फरहाद भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये बेसिक चीज, ये थोड़ा स्टार्ट में होना चाहिए, ये बेसिक चीज जी, बेसिक चीज है। क्योंकि बंदा जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो फिर उसको डर होता है कि आगे ये इंटरव्यूअर जो है ना क्या पूछेगा। बिल्कुल। तो इंटरव्यू में जो होता है ना, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आपने कहाँ से पढ़ा है, किधर काम कर रहे हो, रिसेंटली काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो। अच्छा। उसके बाद फिर आते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। अच्छा, मतलब कौन कौन सी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस है, सीवी के मुताबिक भी वो देखते हैं। जो सीवी में लिखा होता है वही चीजें पूछते भी है मोस्टली, क्योंकि ये लोग होते हैं ना जो अपने सीवी में बहुत ज्यादा चीजें ऐड कर देते हैं और उनको पता नहीं होता उन चीजों का। ये हमेशा गलत है, ये गलत है। सीवी के अंदर देखो जो चीजें ऐड अगर नहीं भी किए ना, कर रहे हो सीवी के अंदर ऐड, तो वो चीजें रीड कर लो, स्टडी कर लो, जो काम आता होना चाहिए। वहां पे सवाल हो सकता है, आपकी सीवी फ्रंट पे होती है, आपसे सवाल किया जाता है ये चीज, और आपने सीवी के अंदर लिखा हुआ है उसका आंसर नहीं आ रहा, तो आपको सेलेक्ट कर सकते हो?
नहीं तो होता। आप हमेशा जब भी सीवी बनाओ, ये सब स्पेशलिटी के लिए है, अपने आप की जो सीवी है वो देखो, वो स्टडी करो कि जो मैं अंदर ऐड किया हुआ है काम शाम, बिल्कुल, वो मैं ऐसा कर ही। सकता हूँ कि नहीं, उसका नहीं जवाब दे सकता हूँ कि नहीं नहीं, दे क्योंकि मोस्टली यहाँ पे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, और वो ऐसा ही। आपसे सीवी के अंदर सवाल करते हैं, आपको वो सवाल नहीं आ रहा, नहीं। जवाब नहीं आ रहा, तो फिर आपको वो आगे हायर करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि या तो आपने झूठ लिखा है या आपको कुछ काम आता ही नहीं है। बिल्कुल ये ऐसा दो ही। चीजें हो सकती है। आगे बताओ, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गई है, हाँ। उसके बाद मतलब कहाँ पे काम किया, कौन सी डिपार्टमेंट में किया हुआ ये कौन सी डिपार्टमेंट जो चीज़ है ना, जो आपके अंदर है उसी चीज़ को सी में लिख लिया करो, जो आपने एक्स्ट्रा नहीं लिया। अगर लिख लिया ना तो आप उधर काम सीखो भी। सीखो भी उस चीज़ के कैसे बारे में होता है, information गूगल पे ले। सर्च करो भाई, यूट्यूब सर्च पे करो। सर्च करो, अच्छे से वो सारी चीजें रीड करो भाई कि हाँ। क्या है भी कि नहीं, मतलब वो बिल्कुल। चीज आपको पता भी है कि नहीं है। नहीं है, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद जब आपसे पूछ लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया, अगर मेन उसको बता देते हो कि हेमाटोलॉजी में काम किया है, तो फिर आपसे पूछते बेसिक पूछते कि आपको स्लाइड देखना आता है। अच्छा अपना जो डिपार्टमेंट बता दिया उसके हवाले से शुरू हो जाते उसी हैं। हवाले से शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर आपको केमिकल में आ जाता है। अच्छा, केमिकल के बारे में पूछते हैं। केमिकल पैथोलॉजी के बारे में कि क्वालिटी कंट्रोल किया है, किस तरह रन करते हो, या अगर अच्छा। ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, ये सारा कुछ इस जो तरह हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो हाँ। के फर्स्ट में, एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीजें बिल्कुल। कि आपने क्वालिटी कंट्रोल कैसे रन करनी है, अगर एसटीडी या प्लस आ जाए तो कैसे रन करने, कैलिब्रेशन कैसे लगानी है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, अगर नया रीजन आ जाता है उसको कैसे ऐड करना है, उसका कैसे- क्वालिटी कंट्रोल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर जगह ये- मुझसे भी बहुत दफा पूछा है, यही मेन चीज है ना, ये बेसिक्स है। Basics लेकिन है। हमें पता नहीं होता। पता नहीं होता। जब बंदा इंटरव्यू में बैठ जाता है ना, तब उससे Confused। पूछ लेते हैं, इसके बाद ही फिर उसको समझ आता है कि हाँ। हमें पहले ये सीख लेता। और सीखना एक जो चाहिए। चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मासूम भाई, देखो हमें सारी चीजें, हम कहते हैं कि हमें सारा कुछ आता है, लेकिन जब हमसे समटाइम इंटरव्यू के अंदर बेसिक जो चीजें हैं वो पूछी जाती हैं, तब वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम, क्योंकि जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं वो रीड ही नहीं करता। हमें हम यही सोचते हैं हमें आता है, हमें आता है। आता है। जब वहाँ पे जब पॉइंट आ जाता है तब नहीं आ रहा नहीं होता, आता। कंफ्यूज हो जाते हो, Confuse, जवाब सही ऐसे से ही। नहीं देते। तो इसीलिए बेसिक चीजों को भी अच्छे से स्टडी करना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल को, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस कैसी करनी है, मशीन खराब हो गई है उसके अंदर खराब कैसे हो काम करना है, आपको कैसे क्रिटिकल वैल्यू को वो करना है। और साथ में अगर फ्लेबोटमी के हवाले से भी पूछा जाता है, क्योंकि ब्लड कलेक्शन भी आपको आनी चाहिए। अगर आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, फ्लेबोटमिस्ट तो करता ही करता अपना काम है, लेकिन ये अगर आप लैब टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन हो तो आपको फ्लेबोटमी के हवाले से भी सवाल किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी का सैंपल कैसे लेना है, एक ब्लड कल्चर है उसका सैंपल कैसे लेना है, ऐसा एक यूरन माइक्रोबायोलॉजी का सैंपल है वो कैसे लेना है, बिल्कुल यूरन एग्जामिनेशन, मतलब ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जो कि कल्चर के हवाले से, यूरन कल्चर का जो टेस्ट है उसके हवाले से कि आपने कैसे उनका सैंपल लेना है, मतलब वो सारा प्रोसीजर आपको आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो आपसे पूछी जाती है। उसके बाद केमिकल के हवाले से और क्या चीजें पूछते हैं जो क्रिटिकल होती है, मतलब आप क्या समझते हो कि और क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें तो हमने बता दी। और कभी कभार ये भी आ सकता है कि ये वैल्यू इतना अगर बढ़ गया है, ज्यादा आ रही है, अच्छा सही है, तो उसका क्या करें, क्या करें, क्यों आती है उसका, अगर एलटी इतना ज्यादा आ गया। आ गया है हाँ। और इसका टोटल वैल्यू लो है, हाँ, जी जी जी, इस तरह भी क्वेश्चन ये मतलब फॉर एग्जांपल ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको कोई भी टॉपिक बताया जा सकता है कि ये किस रीजन से, मतलब इसको क्या सिम्टम है, किस वजह से होना, ये वैसे पैथोलॉजिस्ट लेवल का सवाल है। बिल्कुल। ये लेकिन पैथोलॉजिस्ट पूछते हैं, आपको लेकिन ये देखते हैं। बीमारी के हवाले से आपको मतलब ये है कि अगर आप जो देखो जिस काम में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, अगर लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, तो अपने काम से प्यार करो, मोहब्बत करो, पैशन की तरह उस चीज को करो। और उसकी जितनी फॉर एग्जांपल अगर एक बिलिरुबिन हाई होता है तो आपको सारी रीजन पता होने चाहिए किस चीज में हाई होता है, और यूरिया हाई होता है किस रीजन में होना चाहिए, सारे जो बीमारियां होती है ना उसके नाम आने चाहिए, जो सिम्टम्स होते हैं उनके सबके नाम आने चाहिए, क्या चीजें होती हैं आपको वो अगर वहां पे बता देते हो तो वो कहते हैं ये थ्योरी भी इसकी परफेक्ट है और उसको क्या है फिजिकली भी काम आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी परफेक्ट हो जाती हैं, तो आपको वो 100% आपकी सिलेक्शन रेडी होती है। क्योंकि अगर आपको बीमारियों के नाम आ रहे हैं, आपको बिलिरुबिन किस वजह से आई है, या इस तरह शुगर किस वजह से होती है, डायबिटिक्स किस वजह से हो रही है, तो वो सारी चीजें अगर आ रही हैं तो इसका मतलब अगर आप अच्छे से वहां पे जवाब देते हो तो आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाती है। बिल्कुल ये हकीकत है। तो ये चीज, और कोई सवाल आपके ज़हन में? इस तरह अगर अभी क्रेटिनिन है, जी। ये क्यों हाई आ रहा है, जी इसकी क्या रीजन हो सकती है, जी, तो उसका फिर क्लिनिकल हिस्ट्री लेना होता है, हाँ ठीक है,
और इसका अगर इसमें बंदा डायबिटिक है, सारे इस तरह के क्वेश्चन करते रहते, क्लिनिकल चीजें पूछे, क्लिनिकल चीजें आपसे पूछी जाती है कि मुझे बताएं इसके बारे में। सारा कुछ इंटरव्यू जाने से पहले आपने मेंटली जो है ना प्रिपेयर करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि आए ये भी पूछ सकता है, ये भी हो सकता है, सारा कुछ। और फाइनली आपकी जब सिलेक्शन होती है तो आपको ऑफर लेटर दिया जाते हैं, और एक जो चीज़ है वीज़ा हमेशा हॉस्पिटल की तरफ से या लेबोरेटरी की तरफ से फ्री दिया जाता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। आपने जो विजिट वीज़ा और जो टिकट ली होती है वही होती है। उसके बाद यहाँ वीज़ा आपको हॉस्पिटल वाले दे देते हैं, जो कि 2 ईयर का वीज़ा होता है और 2 साल का कंट्रैक्ट होता है। 2 साल के कंट्रैक्ट के बाद आपकी मर्जी होती है कि आप उस लेबोरेटरी में काम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, उसको रिन्यू करना चाहते हो। अगर सैलरी अच्छी दे रहे हैं, अगर कहीं और अच्छा ऑफर होता है तो किसी और लेबोरेटरी में जा सकते हो। तो ये चीज़ें थी, आई थिंक हमने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कवर की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मासूम भाई हैं एक अच्छी लैब में एक अच्छी रिपोर्टेशन के साथ काम कर रहे हैं और अपनी तरफ से बहुत होश हैं। इसी तरह अगर आप लोग जाना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई सवाल है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका कंप्लीट DHMO, आप किसी भी गल्फ कंट्री में या यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं, हम आपको कंप्लीट प्रोसेस करके देते हैं। और जिस तरह जो पेमेंट होती है वो भी आप इंस्टॉलमेंट में हमें पे कर सकते हो। और अगर हमने कोई चीज़ मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया है, आपका बहुत मशकूर हूँ। और मुझे ये भी बताया कि नेक्स्ट मैं किसको यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाऊँ, ताकि जो सक्सेसफुल स्टोरी है मैं चाहता हूँ सबको कवर करूँ, और आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप बताओगे मैं ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।